हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। मैं सिमरन और आज हम लाए हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द क्लास 10th। और आपको मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो इसका दोनों चैप्टर कंबाइन करके 13 नंबर की वेटेज होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए वन शॉट गो में इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें आपने बस जो पहले इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग चीजें पढ़ी है उसी का थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल अप पढ़ना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर कैसी होगी, मतलब अगर बिजली ही ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो पूरा घर कैसा दिखेगा, है ना। आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कोचिंग सेंटर्स या आपका जो एडवेंचर पार्क्स है, अम्यूजमेंट पार्क्स है, ये सारे बिना इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया कितनी ही अलग हो जाएगी, राइट। और उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमारा जो कंफर्ट लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्ट लेवल तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हम सबकी लाइफ में, ये आप सब लोग एग्री करोगे। अब जितना इसका इंपॉर्टेंट रोल है उसी के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे ये जो है चीजें काम करती है, कैसे ये जनरेट होती है और ये मतलब इसके अंदर की डीप डिटेलिंग क्या है। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस पे। देखो टाइप्स ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपने कॉम वाला वो किया था ना, एक्सपेरिमेंट हमने करा हुआ है, जैसे हम लोग जनरली घर पे भी करते हैं कि ड्राई हेयर से, बस सर धोया हुआ, ना ऑयलिंग की ना कुछ किया, ड्राई हेयर से कॉम करा और फिर उसके कॉम के बाद जब उस कॉम को पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते तो क्या देखते हैं कि पीस ऑफ पेपर जो है कॉम से अट्रैक्ट होता है ना, उनके बीच में एक फोर्स दिखता है। तो ये सब क्या है, चार्जेस जनरेट करता है, ठीक है। तो हर एक जितने भी हमारे आसपास चीजें ना, सबके अंदर कुछ चार्जेस है। ये हमने एटम मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा था, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम होगा तो चार्ज तो होगा ही होगा। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हमें पता है कि हमारे पास दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल यानी कि एक दूसरे से दूर दूर भागेगा। तो यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है, नेगेटिव नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है तो रिपेल करेगा। यानी कि सेम चार्ज जो होंगे वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। सेम चार्ज रिपेल करते हैं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, चीजों को एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो नॉट सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वी कैन राइट डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये था चार्जेस। देखो इन सब की ना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपके जैसे एमसीक्यूज आ गए, कोई केस स्टडी आ गई, या आपका जो बेसिक नॉलेज है वो उस पर्पज से इन सब चीजों की जो है बेसिक नॉलेज, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ चार्जेस में वी हैव टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, दूर दूर भागेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंट चार्जेस होंगे यानी कि अपोजिट चार्जेस, यू कैन ऑल्सो राइट डिफरेंट चार्जेस की जगह आप लोग अपोजिट चार्जेस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ करंट टू फ्लो, करंट टू फ्लो। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दैट डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, दैट डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो। अब देखो कुछ चीज आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने आजू बाजू में, कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि करंट फ्लो करती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट है, उसमें करंट आ रहा है, ठीक है, और वहां पे गलती से कोई आपका मेटेलिक जो डंडा होता है, जो बेसिकली हम लोग ये कर्टेन्स वगैरह में भी यूज कर लेते हैं, कोई अगर वो डंडा उसमें टच है तो करंट जो है पूरे डंडे में फ्लो कर जाता है। या फिर कूलर, जो लोहे के, आयरन के, स्टील के कूलर्स होते हैं, अब तो फाइबर के भी आ गए। तो जो लोहे के या फिर जो स्टील के कूलर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार शॉर्ट मतलब के बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से वो करंट पूरे कूलर में फ्लो होता है, कि अगर आप कूलर को टच करोगे तो आपको करंट लगता है, राइट। तो वो हो गए हमारे कंडक्टर्स। क्यों? और इंसुलेटर्स क्या हो गए कि जो चीजें ऐसी है कि करंट फ्लो नहीं कराती। जैसे कि अब मैंने ये बोर्ड है, बोर्ड के साथ में एक वायरिंग हो रखी है लाइट की, अगर लाइट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बोर्ड को टच करने में मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज ये इंसुलेटर है, ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा। तो ये
किस पे? कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है कंडक्टर है, फ्लो कराएगा, या ये ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है, ये फ्लो नहीं कराएगा? तो देखो, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था केमिस्ट्री में कि हर एटम के अंदर कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो हमने याद करो पढ़ा था KLMN करके शेल्स होते हैं और सब में 2, 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का शेल जो है पूरी तरह भरा नहीं होता है ना, जब कैटायन और आयन फॉर्मेशन होती है। तो जब शेल पूरी तरह भरा नहीं तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री हो गए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज करो 8, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 उसके के शेल में आ गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन उसके कहाँ आ गए, नेक्स्ट एल शेल में। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, वहां पे फ्री है ना, वो शेल तो पूरा नहीं हुआ, शेल अगर पूरा हो जाता तो वो क्लोजली पैक्ड हो जाते। 8 इलेक्ट्रॉन 6 शेल पूरा तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से जो कंडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली मेटल्स होते हैं, मेटल्स जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट को फ्लो कौन कराएगा, और जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करा रहा तो उससे करंट लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गए कंडक्टर्स और ये हो गए हमारे इंसुलेटर्स। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे कि ये अभी आपको नया जो है न्यूली वो हुआ है ना, न्यूली इन द सेंस कि अभी आपको इंट्रोड्यूस करा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, मूविंग ऑफ एन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कंडक्टर में क्या हो रहा था कि चार्ज जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तभी करंट क्या हो पा रहा है, फ्लो हो पा रहा है। तो जो वो वर्क डन है, जो चार्ज को इधर से इधर ले जा पा रहे हैं, ठीक है, तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मूविंग ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, मूविंग of a charge from infinity to the point। अब infinity to the point ये जो है ना, ये एक्चुअली आप इसको समझ लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इंफिनिटी इसलिए यूज करेंगे कहीं से करंट आ सकते हैं ना, तो मूविंग ऑफ अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जैसे अगर मैं डायग्राम भी बनाऊं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो अब देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी है, सेल लगा दिया है। तो जो चार्जेस है वो क्या होंगे, फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो वन चार्ज को, एक चार्ज को, यानी कि एक चार्ज को मूव कराने के लिए, यहां से यहां तक मूव कराने में जो वर्क डन हो रहा है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो और जो ये इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, इनका बर्थडे भी कल आया था, हमारा 18 फेब को इनका बर्थडे होता, कल था, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इनकी क्या कहती है डिस्कवरी की थी। तो इनका जो यूनिट थी, SI यूनिट, वो पड़ी थी वोल्ट, VOLT, ठीक है। और इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको हम वोल्टेज भी यूज करते हैं, ठीक है। और किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, यानी कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, मेजर विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। ये टर्म्स को थोड़ा याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मूविंग ऑफ अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर। इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, सर्किट में लगा देते हैं। जैसे कि सपोज करिए दिस इज माई कंडक्टर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरा कंडक्टर है, यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है, मुझे ये चेक करना है कि इसका पोटेंशियल कितना है, यानी कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितना वर्क हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इसको पैरेलल, वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। वोल्ट मीटर के भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं वोल्ट मीटर को पैरेलली इसमें क्या करूंगी, कनेक्ट कर दूंगी। ये चीजें ना हमेशा याद रखना कि जब भी कोई चीजें पैरेलल कनेक्ट होंगी ना, तो सेम साइड सेम साइड पर आएगी। अभी आप पढ़ोगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज, और इसके अलावा अमीटर जो कि करंट मेजर करता है, उसको भी हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हम कहते हैं ना, हमें उसकी क्वांटिटी पता चल जाए, उसकी रीडिंग पता चल जाए कि कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो ऐसा यूनिट वोल्ट, मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। इसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं, वोल्टेज से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो होता है कैपिटल V, क्लियर। और ये आपका, जैसे मैंने कि इसको दिखाया कि कंडक्टर में जब कनेक्ट करना होता है तो हम इसको पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल,
तो यहाँ पे था मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया। ओके, गिव मी अ मिनट, लेट मी टेक अ सेकंड मार्कर। तो चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको बताया था मूविंग ऑफ अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूव करता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यानी कि क्या है कि जैसे मेरा ये सर्किट मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरीके से सर्किट होता है। जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो वर्क डन हो रहा है वो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, V = W/Q। ठीक है, W वर्क डन, जो वर्क डन हो रहा है चार्ज को मूव कराने में, और Q हो गया आपका चार्ज। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ चार्जेस मैंने आपको बताया था रिपेल और ट्रैक का केस। तो यहाँ पे जो SI यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम, COLOUMB। ठीक है, तो चार्ज और इसको डिनोट करते हैं Q से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जो इसकी SI यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट ये होती है हमारी V, यानी कि वोल्ट। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कैलकुलेट किया जाता है। इसको डिवाइस हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कंडक्टर से, सो दैट वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि उसमें कितना जो है वोल्टेज जा रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म विच इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है एंड्रे मैरी एम्पियर साइंटिस्ट थे, इनके ऑनर में रखा गया था। इसकी SI यूनिट को क्या कहते हैं, एम्पियर। तो जो सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का, दिस इज I, कैपिटल I। SI यूनिट है एम्पियर। जैसे इसको मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगा रहे थे, इसको मेजर करने के लिए हम लगाते हैं अमीटर। ठीक है, ये हम पैरेलल में लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं सीरीज में। सीरीज में कैसे, सपोज दिस इज माई सर्किट, ठीक है, तो मैं इसको यहां लगाऊंगी। तो आपको मैंने बताया था कि जब आप पैरेलल में लगाते हैं तो सेम साइन, यानी कि सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड। और जब आप किसी भी चीज को सीरीज में लगाओगे तो अपोजिट चार्जेस होंगे वो साथ साथ होंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है एक बार इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज जो है एक पॉइंट से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा रहा है। ठीक है, तो जब ये चार्ज फ्लो करते हैं तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैं लिख सकती हूँ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, कोई भी चीज है, हमने पढ़ा हुआ है ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी क्या होता है, जो चार्जेस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं, जो बैटरी है, जो सेल हम उसमें लगा रहे हैं वो उसको पुश करती है टू मूव, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाओ। तो जो वर्क डन हो रहा है, जो वहां पर काम हो रहा है चार्ज को मूव कराने का, वो काम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्रू मेजर करते हैं, वोल्टेज के थ्रू मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा तो क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। लेट मी डिस्कस इट हियर। तो देखिए, अगर मैं कॉपर वायर का आपको बताऊं, कॉपर वायर ले लिया, फिर हम उसको देखेंगे ना मैग्नीफाइड करके, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रैंडम डायरेक्शंस में अलाइंड होते हैं। इस तरीके से कुछ आपको वो दिखेगा अगर आप उसको देखोगे तो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज है कॉपर वायर की। बट जैसे ही मैं इसमें एक सेल ऐड करूंगी, यानी कि इसमें बैटरी लगाऊंगी, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर मीटर भी लगा दिया आपको बताने के लिए, क्योंकि ये पैरेलल में जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो जो जितने भी ये रैंडमली मूव कर रहे थे ना, ये सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से शो करूं तो ये सारे क्या होंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे आगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये सारे जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रिक करंट। जितना करंट जो है फ्लो करेगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा।
इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो जैसे ही मैंने इसके बीच में सेल या फिर कोई बैटरी अटैच करी तो वो क्या करेगी, वो पुश करेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सेल या बैटरी अटैच करेंगे उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को मूव कराने के लिए पुश करता है। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करेंगे टू द हाई कंसंट्रेशन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे, वो। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर्स तभी वर्क करते हैं क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर मैं इंसुलेटर लगाऊंगा तो कोई काम ही नहीं होगा, बिकॉज इंसुलेटर्स डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव टर्मिनल से सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ अलाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये है डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा अपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आपके चार्जेस इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज मेरा इस साइड है, तो मेरा करंट का जो डायरेक्शन है वो ये होगा। ठीक है, तो करंट को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। ऐसा यूनिट एम्पियर, जो कि किसके नाम पे पड़ी है, एंड्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, और इसको मेजर करता है अमीटर से, जो कि हम सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, अब करंट को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, देखो करंट में क्या कर रहे हैं, हमारे जो चार्ज है वो मूव कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा यूनिट टाइम में उतना ज्यादा करंट होगा। तो आई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा करंट होगा। अगर मैं चार्ज डबल कर दूंगी तो मेरा करंट में क्या होगा, डबल हो जाएगा। और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना कम करंट होगा। तो ये थे कुछ बेसिक सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमने पढ़ा टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज को हम सी से डिनोट करते हैं, चार्ज को डिनोट किया जाता है सी से, और इसकी एसआई यूनिट होती है क्यू से, और इसकी एसआई यूनिट होती है सी, कूलम। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर। जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्टर्स होते हैं, और इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते। उसके बाद पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो भी चार्ज एक पोटेंशियल से दूसरे पॉइंट पे जाता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करती है हर चीज। तो जब भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो जो वर्क डन है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उसको हम V से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। V क्या होता है हमारा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क डन हो रहा है, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या होता है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई करंट हम किसी कंडक्टर के थ्रू पास कराएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी उसकी वोल्टेज के। तो इसका न्यूमेरिक हो गया आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और हमें पता है कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं कांस्टेंट देते हैं विच इज R। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR, चाहे RI लिख लो चाहे IR लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, V इज इक्वल टू IR और RI whatever you can write। तो R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है बट इसका नाम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कि हर कंडक्टर के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि जब भी करंट फ्लो कराते हैं कंडक्टर से तो वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, उसके फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। यानी कि करंट पास होने के लिए क्या करते हैं तरीके से, तो आगे से फोर्स लगाता है, फोर्स भी नहीं कहूंगी मैं, आगे से रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि करंट जो है वो निकल ना पाए, लेकिन जाए ना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, रोकने की कोशिश करना। तो अब यहाँ से देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू ऑल द पर्सपेक्टिव्स, आपकी नॉलेज, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंसेप्चुअल बेस पे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब देखो यहाँ से V आ गया, अगर मैं I की वैल्यू निकालू तो V अपॉन R, और अगर मैं R की वैल्यू निकालू तो V अपॉन I। अब देखो करंट
और वोल्टेज, ये क्या है, ये तो हम लोग फिजिकल उसको दे ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे करंट और वोल्टेज को थोड़ा सा भी बैलेंस करना है या चेंज करना है, सपोज मेरे को वोल्टेज को डबल करना है, तो मैं क्या करूंगी, करंट को डबल कर दूंगी, ठीक है। अगर मेरे को वोल्टेज को 2 टाइम्स करना है तो मैं क्या करूंगी, करंट को 2 कर दूंगी, कि आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मुझे वोल्टेज को हाफ करना है तो मैं क्या करूंगी, करंट को हाफ कर दूंगी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। इसी तरह अगर मुझे इसको 4 टाइम्स करना है तो मैं करंट को भी 4 टाइम्स कर दूंगी, बिकॉज आर इज कांस्टेंट है। तो वी आई आर का रिलेशन आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे आप करंट में चेंजेस लाओगे हमारी वोल्टेज में चेंज होते जाएंगे। करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इज इट कि अगर वोल्टेज बढ़ती तो करंट बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपने इस रिलेशन से भी समझ जाओगे आई इज इक्वल्स टू वी, ठीक है, क्योंकि आर क्या है, नीचे का आर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पे तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, कांस्टेंट का तो मतलब ही हो गया फिक्स, ठीक है। अब ये आर क्या था, हमारा रेजिस्टेंस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो रेजिस्टेंस क्या है, वी अपॉन आई। अब रेजिस्टेंस में भी क्या होता है ना, कि देखो रेजिस्टेंस तो मैम कंडक्टर का पार्ट है, ठीक है। अब कंडक्टर कैसा है उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगी, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर है। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है वो कितना है कंडक्टर का, कितने एरिया में रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। थर्ड हो गया नेचर ऑफ कंडक्टर, कि जो कंडक्टर आपने लिया है उसका नेचर क्या है, वो कौन से मेटल का बना हुआ है या फिर कौन से नॉन मेटल का है, क्या नहीं है, उसका नेचर क्या है। फोर्थ हो गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब जैसे इसको समझ लीजिए कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी यानी कि उतना ज्यादा उसका क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक हाफ ऑफ द बोर्ड, पहले मेरा रेजिस्टेंस इतना लग रहा था, मैं करंट फ्लो करा रही थी लेकिन इतना था कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस इतना लग रहा था। अब मैंने इसमें ये हिस्सा भी जोड़ दिया, ठीक है, बोर्ड का हाफ हिस्सा और ऐड कर दिया, तो बोर्ड कितना हो गया, पूरा बोर्ड हो गया। अब जब करंट फ्लो करेगा तो इसका तो रेजिस्टेंस लगेगा, इसका भी लगेगा। तो जैसे ही लेंथ इंक्रीज होगी, यहाँ पे देखेंगे जरा, लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारा आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। सेकेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, क्योंकि जब एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेचर में क्या कॉपर का ले रहे हो आप, मेटल, कॉपर के अलावा और कौन कौन सा मेटल, आप आयरन ले रहे हो, आप स्टील ले रहे हो, आप कौन सा मेटल ले रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसा आपका कंडक्टर होगा ऐसा ही उसका रेजिस्टेंस भी होगा। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या कम होता जाता है। तो अब इसको डिटेल ऊपर कर लेते हैं, फॉर्मूले को यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आएगा एक और, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और कांस्टेंट पढ़ने को मिलेगा विच इज रेजिस्टिविटी। तो देखो आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट निकल कर आएगा जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अगर रेजिस्टिविटी निकालनी तो आर ए अपॉन एल, क्लियर है। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें रेजिस्टेंस जो है, जैसे हमने अमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करा था ना डिवाइस पे कंडक्टर से, उसकी रीडिंग लेने के लिए कि कितना वोल्टेज है या फिर कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह रेजिस्टेंस भी कनेक्ट होते हैं। तो रेजिस्टेंस 2 तरीके से कनेक्ट होता है, पहला है सीरीज में और दूसरा है पैरेलल में।
और आपको ये कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, देखो जैसे कि ये मेरा सीरीज में कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये R1 था, ये R2 है, ये 2 और ये 4। अच्छा, मैं रेजिस्टेंस की वो भी बना देती हूँ आपको। रेजिस्टेंस की यूनिट SI यूनिट होती है ओम, SI यूनिट होती है ओम, OHM। साइंटिस्ट के नाम पर थी, तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या हो गई? ओम। तो ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। तो यहाँ पे अगर टोटल R निकालना होता है सीरीज में, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर यही रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर ये मेरा R1 है 2 ओम और ये मेरा R2 है 4 ओम, तो यहाँ पे जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल के केस में इस तरह से कुछ ऐड होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2 + 4 यानी कि 6 ओम। यहाँ पे करूंगी तो 1/R 1/2 + 1/4 एलसीएम लेंगे 4, 2 + 1 यानी कि 3/4। तो ये तो आ गया 1/R। R क्या हो गया? 4/3 ओम। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। एक सीरीज में तो आप डायरेक्ट प्लस कर दोगे, और एक पैरेलल में तो आप क्या करोगे? 1/R करके इसको प्लस करोगे। अब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो उसी अकॉर्डिंगली ऐड करता जाएगा। समटाइम्स आपको फिगर ऐसे भी दे देता है। ठीक है, तो ये क्या है? R1, R2, R3, R4 और कहेगा कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो पैरेलल में है ना, उसको आप सीरीज में लेकर आओगे, इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, और जब ये वाला पार्ट सॉल्व होके यहाँ से जब आपका R' निकल जाएगा, तब इस R' को आप जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ऐड करोगे। तो R1 + R2 + R'। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा रेजिस्टेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट होना। ठीक है, और SI यूनिट क्या होगी मेरी रेजिस्टेंस की? ओम। पैरेलल और सीरीज में, अगर रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल में कनेक्ट है और रेजिस्टेंस मेरा सीरीज में कनेक्ट है, तो जस्ट ये बताइए आप कि जो रेजिस्टेंस है वो किस में ज्यादा होगा? मतलब जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, या जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा? तो अगर आपने देखा हो 2 और 4, जब मैंने इसे सीरीज में कनेक्ट करा तो इसका रेजिस्टेंस निकल कर आया 6 ओम, और जब मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट करा तो इसका निकल कर आया 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33 ओम। तो यानी कि रेजिस्टेंस मेरा सीरीज में ज्यादा होता है और पैरेलल में कम होता है। जब रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा है तो यहाँ पे करंट क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। पावर क्या होता है? वर्क डन, जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। जिस रेट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर होगी। पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम। तो P इज ऑल्सो कैन राइट W/T। ठीक है, पावर की मैं SI यूनिट आपको बता दूं। SI यूनिट वैसे तो वोट होती है इसकी, बट वोट इज अ स्मॉल यूनिट। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, तो हम इसको किलोवाट लेते हैं। तो 1 किलोवाट, ठीक है, यानी कि 1000 वाट। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर में 1 वाट कब होगा? When 1 joule of work is done in 1 second, जब 1 जूल वर्क 1 सेकंड में होगा तब हमारा क्या होगा? पावर 1 वाट इक्वल होगा। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? W/T। अब आपको याद हो तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जा रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। तो W की जगह आई कैन राइट V × I × T, क्योंकि पोटेंशियल जो वोल्टेज है उसके प्रेजेंस में करंट जो है वो एक टाइम से दूसरी जगह पे जा रहा है इन T टाइम। तो यही वर्क हो गया यहाँ पे। तो जब मैं इसको इसमें पुट करूंगी, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो सेकेंड इन फर्स्ट, तो पावर क्या हो जाएगी मेरी? द पावर विल बी
V इंटू आई इंटू टी अपॉन में टी से टी कैंसिल, सो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। अब देखो यहाँ से ही हम और चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि मुझे पता है V इज इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था कि V किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। तो इफ आई पुट 3 और लेट्स से दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है, तो 4 इंटू 3, 4 इन 3 अगर हम करें तो क्या होगा, जब V की वैल्यू में इसमें डालूंगी तो P क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला निकल कर आया, पावर का वोल्टेज और करंट के साथ ये है, करंट और रेजिस्टेंस के साथ ये है। ठीक है, इसके अलावा एक और निकलता है आंसर कि R क्या है, सॉरी I क्या है हमारा, V अपॉन आर। I is equals to V upon R again from the Ohm's law। तो जब मैं इस I की वैल्यू को 3 में डालूंगी, यानी कि दिस इज लेट्स से 5, सो 5 इन 3, तो जो पावर निकल कर आएगी वो क्या आएगी, P is equals to VI, V into V अपॉन में R। तो P is equals to V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, पावर के 3 फॉर्मूले निकल कर आया, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। P is equals to VI, P is equals to I स्क्वायर R, P is equal to V स्क्वायर अपॉन R। पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है, बट वी विल कंसिडर एज किलोवाट बिकॉज वॉट इज द स्मॉल यूनिट, तो हम 1 किलोवाट लेते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वोट। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पावर, समझ आया। अब इलेक्ट्रिक पावर के बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज किलोवाट पर आवर। देखिए मैंने आपको बताया था कि वॉट क्या होता है, वॉट जो है वो छोटा यूनिट है, ठीक है, फॉर द मेजरमेंट। तो वॉट की जगह जब हम कमर्शियल की बात करते हैं, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह की या स्कूल्स की या फैक्ट्रीज की, बहुत सारी चीजों की कमर्शियल प्लेसेस की बेसिकली बात करते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग मेजर करते हैं दैट इज मेजर्ड इन द किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, और मुझे पता है 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो ये है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। तो आई कैन रीराइट दिस एज 1 किलोवाट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1000 वाट पर 4 1 आर की जगह मैं लिख सकती हूँ जूल बाय सेकेंड फॉर 1 आवर। मुझे पता है 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 जूल मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड अपॉन में सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सो यू विल हैव 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 की पावर 3 2 5 की 5 जूल। ठीक है, तो ये हो गया किलोवाट और जूल के बीच का रिलेशन। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद हमारा बचता है लास्ट टॉपिक विच इज द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो करंट जब फ्लो करता है तो आप सबने नोटिस किया होगा कि हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि जैसे बहुत देर से बल्ब ऑन है तो आप देखते हो कि बल्ब जो है थोड़ा गर्म होने लग गया, या फिर आपने बहुत देर तक फोन को चार्जिंग पे लगाया हुआ है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर तो चार्जिंग पे फोन लगा हुआ, जब फोन गर्म हो जाता है ना, पंखा बहुत देर से चल रहा है तो आप उसको जब बंद करते हो, हाथ लगाते हो, वो हीट हो रखा होता है। ठीक है, या फिर आप लोग सर्दियों में जो पानी की रोड यूज करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हम बिजली से लगाते हैं वो गर्म हो जाती है। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है और कैसे काम करता है। When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance become very hot and produce heat। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सबने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी एक अलग ही कॉन्सेप्ट में चली गई मैं। देखो हीटिंग इफेक्ट में क्या है कि जैसे जैसे करंट पास होगा ना उसके अंदर जो है हीट भी बढ़ती जाएगी। When an electric current is passed through a high resistance wire, ये जो हम करंट की बात कर रहे हैं, जो हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर के बारे में बात हो रही है, जिनका वो वायर्स जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जब उनके रेजिस्टेंस हाई होता है तो क्या होता है, जैसे जैसे करंट पास करता है तो रेजिस्टेंस बिकम वेरी हॉट एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हीट एंड दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे एंड द चैप्टर विल बी फिनिश्ड आफ्टर दैट। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज Q moves against a potential difference V, the amount of work done is given by this। हमें पता है कि जब वर्क डन क्या होता है कि जो चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में जब अगेंस्ट उसके बात कर रहा है, सॉरी मूव कर रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, Q इंटू V। ठीक है, अब मुझे पता है कि I क्या होता है, करंट इज Q अपॉन T। ठीक है, तो Q क्या हो गया, I मल्टीप्लाई T। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन एंड फ्रॉम द करंट से ये फॉर्मूला निकल कर आया मेरा, हमने करंट में पढ़ा था और ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू I R। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो W क्या हो गया मेरा, Q की जगह I मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई V की जगह I मल्टीप्लाई R। तो W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू T इंटू R। तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो कब होगा, जो हीटिंग इफेक्ट है मेरा वो W की जगह H आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट को आप H से डिनोट करोगे। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आया हीटिंग इफेक्ट का, I स्क्वायर इंटू T इंटू R। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम, एंड हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीटिंग इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। यही बोला है यहाँ पे भी कि हाई रेजिस्टेंस वायर जो होते हैं वो स्टार्ट बिकमिंग हॉट, इसके बाद जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। जितनी देर तक आपका फैन चलता रहेगा या फोन आपका चार्जिंग पे लगा रहेगा उसका हीट जो है वो भी उतनी देर तक होगी। एंड करंट के केस में क्या है, वो स्क्वायर है, मतलब कि अगर मेरा करंट 4 एम्पियर जा रहा है तो जो हीट होगा वो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हीटिंग इफेक्ट। देखो हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना। हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक आयरन में आपने देखा होगा कि इस तरीके से करके ना एक प्लेट लगी रहती है अंदर। ठीक है, और वो क्या होता है जब आप उसको करंट पास कराते हो तो ये प्लेट जो है ये हीट होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, करंट तो आगे फ्लो नहीं कर रहा, तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है सॉरी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट आगे तो जा नहीं रहा, तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वो इसको हीट करने में यूटिलाइज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक आयरन पहला इसका एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक आयरन। दूसरी जो हम लोग हीटिंग रोड यूज करते हैं, हीटिंग रोड या फिर उसको आप इमर्जन रोड भी बोलते हो, पानी गर्म करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी क्या था, हाई रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। जो रोड है वो आगे की इतनी गर्म हो जाती है तो उसके कॉन्टैक्ट में जो हमने पानी बकेट में लगाया हुआ होता है वो भी गर्म होने लग जाता है। इसका यूज होता है इन जैसे घर पे हम लोग फ्यूज होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, 2 मिनट, जो हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, आप लोगों ने घर में सुना होगा ना कि फ्यूज उड़ गया। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एंड इन होम्स, और हमारे घरों में। ठीक है, ये फ्यूज वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन था आपको। तो फ्यूज में क्या हुआ था कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं या फिर हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में भी ये टॉपिक आया था कि जब हम करंट बहुत ज्यादा पास होता है तो फ्यूज उड़ जाता है और सारा सब कुछ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो देखो ये ना फ्यूज वाला जो वर्किंग है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना ये समझ लो 2 मैंने नेल्स लगा दिए और इसके बीच में ये वायर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नाइक्रोम वायर मैंने यहाँ पे ले लिया है। फ्यूज में नाइक्रोम वायर का यूज होता है क्योंकि नाइक्रोम वायर क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस वायर होती है। नाइक्रोम वायर हाई रेजिस्टेंस वायर होती है। तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, जब यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आई पास होगा तो क्या होगा, ये वायर क्या होगी, हीट होना स्टार्ट कर देगी और हीट होते 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 एक उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा बहुत जल्दी, जो उसकी वजह से क्या करेगी, मेल्ट होकर के तो जो उसके बाद ही क्या होगा, कुछ इस तरह से वायर जो है हमारी टूट जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट आया तो मेल्ट हो गई, बीच में से वायर टूट गई। तो जो हाई रेजिस्टेंस था उसने क्या करा, हीट
जो है वो ज्यादा हो गई, हाई रेजिस्टेंस की वजह से वायर की हीट बढ़ी, हीट बढ़ने से क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट आया, वायर क्या होगी, पीछे से ब्रेक हो गई। तो जब वायर ब्रेक हो गई तो क्या होगा, सर्किट जो हमारा क्लोज चल रहा था, जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, वो सर्किट यहाँ से ओपन हो गया, तो क्या होता है कि वहां पे कट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया है, कि फ्यूज टूट गया। ठीक है, तो ये थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कुछ एप्लीकेशंस। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जो हीटिंग इफेक्ट है ना, वो सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उन्हीं में होता है जिसके अंदर जो है ये हीटिंग प्रॉपर्टी का रहता है। अब जैसे पंखा है और आपके पास इमर्जन रोड है, इमर्जन रोड में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे जो है आपका जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जो आपका वायर लिया हुआ है, वो इसी के अकॉर्डिंग लिया हुआ है हमने। पंखे में हीटिंग इफेक्ट होता है बट वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पंखे की हम बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। बट जब मैं इमर्जन रोड की बात करूंगी तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। सो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जरूर दबाएं। अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। क्लियर? तो चलिए, बाय बाय।